अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, हस्बे मामूल हमारे मुल्क में जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो एक बड़ा इजलास होता है और उसमें नए वादे और हर रोज़ बड़ा वाक़या होता है, हर रोज़ बड़े इजलास हर रोज़ जब भी बड़ा वाक़या हो तो इजलास होते हैं और उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कला कमा कर देंगे, कमर तोड़ देंगे, खात्मा कर देंगे दहशतगर्द नासिर का। लेकिन थोड़े अरसे तक वो रहता है, कोई गहमा गहमी रहती है और उसके ऊपर बयानात चलते हैं, फिर बात दब जाती है अगले वाक़े तक। एक बार फिर ऐसे हुआ जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया, जिस पे हमने शो में भी बात की और मैंने आपसे पूछा कि अगर इस मामले पे सब बैठते हैं, एपीसी होती है तो क्या बनेगा। आपने कहा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें, आपके इस कमेंट को बाय करते हुए एपीसी नहीं बुलाई गई क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बनेगा। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट की वो बुला लिया गया। उसमें बात हुई कुछ गवर्नेंस की और कुछ बात हुई नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव करने की, उसका भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि एपीसी के बजाय नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना क्यों मुनासिब समझा गया और उसमें क्या फैसले हुए? एपीसी क्यों नहीं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों? मेरा ख्याल पता चल गया था कि ये सारी सियासी जमातें नहीं आएंगी एपीसी में, तो फिर वो एपीसी तो ना हुई। अभी जो पीटीआई या कॉल कर रही है एपीसी, कह रहे हैं ना जी आफ्टर ईद ऑपोजिशन की एपीसी बुलाई जाएगी। हाँ, तो ऑपोजिशन की होगी, उसमें गवर्नमेंट नहीं होगी। वो हुकूमत को दावत देंगे और राना साहब ने कहा है कि फिर हम मुशावरे से फैसला करेंगे। नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट को इन्वाइट हैं। हाँ। तो फिर ज़ाहिर है एपीसी तो नहीं है, एपीसी तो ना होना ही। ऑल पार्टीज जहाँ नहीं होंगी नहीं होगा। और पहले भी माइनर पार्टी मैंगल साहब ने भी कह दिया था हम नहीं आएंगे जी। और अलीमा खान साहिबा ने भी, इमरान की जो बहन है, उन्होंने भी कह दिया था कि इमरान चाहता कि हम नहीं जाएंगे। तो ये बातें तो चल रही थी और उनकी इंटेलिजेंस ने बता दिया होगा उनको कि पीटीआई जो मर्जी कर ले बाहर, खान नहीं इजाज़त देगा और ये बाकी जो बातें जाए ये भी नहीं आएंगी। तो फिर एपीसी का क्या फ़ायदा? फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी चीज़ हम कुछ बुला लेते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं और जो हमारे साथ हैं, तो उनकी फिर बात कर लेते हैं वहीं से। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ये जो आपने भी जो जिक्र किया ना कि गैप्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, अभी आपने कहा ना गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, और तो ये इसी किस्म की बातें हैं जिसकी वजह से एपीसी नहीं बन पाई। अब वो वी कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, बट आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई दे थॉट एन एपीसी वुड नॉट बी यूज़फुल। एपीसी में फिर सियासी जमातें सारी होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अदारे नहीं होते एपीसी में ना। तो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे क्योंकि नहीं होते एपीसी में, इट्स एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नेशनल सिक्योरिटी आर्मी इज़ नॉट अ पार्टी, आईएसआई इज़ नॉट अ पार्टी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड कि इसको फिर इन हाउस ही रखा जाए और जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर मेरा ख्याल ये भी फिक्र था कि अगर डिसएग्रीमेंट होगी तो क्या होगा, अगर वहाँ बदमज़गी होगी तो क्या होगा। तो फिर तो जो सारा मकसद है ऑफ गेटिंग अ कंसेंसस, जो भी प्लान बन रहा है नेशनल एक्शन प्लान, उसके लिए पीछे बैकिंग चाहिए सारे मुल्क की सियासी जमातों की। तो उनका ख्याल था कि ये मिलेगी नहीं हमें। अच्छा। तो इसलिए फिर ये सोचा कि अपनी सियासी जमातें उन्हीं को इकट्ठा कर लिया जाए। कम अज़ कम वहाँ सवाल होंगे, कोई इससे ज़्यादा कोई ना नहीं करेगा, हमारी बात भी सुनी जाएगी और कोई वहाँ डिसएग्रीमेंट नहीं होगी मेजर। और वही हुआ, देयर इज़ नो मेजर डिसएग्रीमेंट इन दी कम्युनिकेस जो वहाँ आई हैं। इवन गंडापुर साहब ने भी जो बात की है वहाँ, वो भी मुनासिब सी बात की है। क्या ऑपरेशन नहीं होने देंगे? हाँ, अभी वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी तो फैसला नहीं हुआ कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी एक बंदा वहाँ गया और उससे जाके कह दिया। हालांकि मैंने सुना है कि चीफ साहब ने वहाँ जिक्र किया है कि जी 2500 लोग हैं BLA के और 5000 लोग हैं TTP के जो KP में हैं, और उनको तो 3 महीने के अंदर अंदर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे पहले किया था, आपको याद होगा। तो उनका तो ये ख्याल है कि हमें पावर्स मिल जाएं और इत्तेफाक मिल जाए। इत्तेफाक के बगैर कोई ऑपरेशन करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको याद होगा पिछला जो मेजर ऑपरेशन था जिसकी वजह से स्वात से लोगों को निकाला गया, और वो बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था आफ्टर दी स्कूल हादसा APS वाला। उस वक्त सारी पार्लियामेंट, इट वाज एन ऑल पार्लियामेंट, ऑल पार्टीज अग्रीड कि करें आप ये। तो इसलिए तो वो कामयाब भी रहा बिकॉज कंसेंसस था और उसके पीछे सारी सियासी जमातों की हिमायत थी। ज़रबे अज़्ब। जी, ज़रबे अज़्ब। तो अब लगता ऐसे ही है कि खान साहब ने तावन नहीं करना, और KP प्रोविंस बहुत क्रिटिकल प्रोविंस है। सारा मसला, आधा मसला तो TTP का तो वही है जी। और वहाँ
आपको पता है वो किस तरीके से ये मसला बना है, उसके ऊपर तो आपको छुपी हुई बात नहीं है कि जनरल फैज़ ने और इमरान खान ने ये जो फैसला किया था कि टीटीपी को यहाँ बहाना है, उनको लेके आना है यहाँ और यहाँ उनको रिहाइश देनी है और उनको न्यूट्रलाइज करना है, यही तरीका है। जब जनरल फैज़ गए थे काबुल तो कहा था नो प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट, तो यही था ना, एग्रीमेंट यही थी कि यहाँ आपकी 5000 फैमिलीज आएंगी, आपके वो यहाँ रहेंगी, आप भी रहना चाहें रहें, आना जाना चाहें करें, मगर देन देयर विल बी नो मिलिटेंसी। मगर हुआ यही कि उनका ये कहना है टीटीपी वालों का कि आपने अपने वायदे पूरे नहीं किए, तो जिसकी वजह से फिर हमने हथियार उठा लिए। अब इस इशू यही है कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, सारे जो टीटीपी के लीडर्स हैं उनके सारे की फैमिलीज़ पाकिस्तान में, केपी में सेटल्ड है वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में। अब वो फाइटर्स जो हैं वो आते हैं मिलने के लिए, उनके लिए रुकावटें होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से वो अब रिएक्ट कर रहे हैं और अब रिएक्शन काफ़ी शदीद हो चुका है। तो यू नो सो इट इज़ बैड बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज़। और मेरा ख्याल है चीफ साहब ने ये भी बात की कि अब हम अकाउंटेबिलिटी अपनों की तो करने लगे हैं। मेरा ख्याल है इशारा यही था कि जनरल फैज़ को अब सज़ा होने जा रही है, तो इशारा ये था कि हम करने वाले हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इशू है वो केपी में है और बलूचिस्तान में। केपी में इशू ये है कि गड्डापुर साहब कहते हैं हम नहीं इजाज़त देंगे ऑपरेशन करने की। यहाँ ऑपरेशन ही होता है फिर। और उधर बलूचिस्तान में कानून का इशू है, क्योंकि कानून आपके पास है नहीं जिसके तहत आप लोगों को पकड़ के 3-3 महीने वहाँ रखें। तो सो दीज आर द गैप्स इन गवर्नेंस कि बलूचिस्तान के अंदर दे नीड लॉज, दे नीड एंटी टेररिस्ट लॉज एंड दे नीड जजेस एंड दे नीड अदालतें। हम किसी को पकड़े, हम अनाउंस कर दें कि उसको पकड़ा है, इस कानून के तहत पकड़ा है, और जो कानून है वो जुडिशरी उसको माने। ये तो नहीं जुडिशरी कानून ही ना माने जो बना हुआ है, जो पार्लियामेंट बना रही है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, जुडिशरी जो है निकाल देती है कानून को बाहर, वो कहती है नहीं आपका हक नहीं है। तो इस किस्म के इश्यूज इस्टेब्लिशमेंट को फेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त। सारा बोझ जो है ये सब कुछ जो हो रहा है वो अब आ रहा है सियासी जमातों के ऊपर, स्पेशली जो गवर्नमेंट में है कि आप हमें स्पेस नहीं दे रहे, आपकी गैप्स हैं आपकी पॉलिसी के अंदर, और आप हमें कानून नहीं दे रहे, आप अदालतें हमें तंग कर रही हैं, तो हम कैसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करेंगे। फिर वो हवाला देते हैं बाकी दुनिया में जहाँ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए। टेक कश्मीर, इंडिया की वहाँ 500,000 आर्मी है, इतने सख्त किस्म के कानून हैं कि वहाँ लोगों को वो उठा के ले जाते हैं, वहाँ शोर नहीं पड़ता, बिकॉज जैसे कि ये सारे टेररिस्ट हैं। यहाँ आप किसी को उठा के ले जाते हैं तो शोर पड़ जाता है। तो वो कहते हैं जी कि हम नहीं डिसअपेयर करना चाहते किसी को, आप हमें कानून दें जिसके तहत हम उठाएं, अपने सस्पिशंस है किसी के ऊपर, पकड़े, इंटेरोगेट करें, उसको छोड़ दें। मगर हमें तो वो मौका नहीं मिलता, या तो कानून नहीं है हमारे पास, हथियार नहीं दिया आपने हमें टैकल करने का लीगल जो गवर्नेंस का इश्यू है, या ये है कि अदालतें जो है वो नहीं सुनती बात, वो कुछ कहीं और ले जाती हैं। अभी तक वो कह रहे हैं हमें मिलिट्री कोर्ट्स हमें मिलने चाहिए फॉर टेररिज्म, मगर वो आपको पता ही है जो इश्यूज चल रहे हैं अदालतों में वो नहीं दे रहे, तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द चीफ वाज रेफरिंग टू। तो अब ये आपने कहा कि एपीसी इन कंसर्न्स की वजह से नहीं बुलाई गई होगी कि पीटीआई ने शिरकत नहीं करनी। एक माइंडसेट ये भी है कि शायद इंटेंशनली ही सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास होता है पहले जिसमें इरादा जाहिर किया जाता है कि हम जाएंगे, फिर रात गए फैसला बदला जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात हो नहीं पाती। अब एक ऐसा इजलास जिसमें ना सिर्फ ये कि पीटीआई नहीं शरीक बल्कि 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी नहीं आए, हालांकि उनको तो इन्विटेशन भी गया था, और तो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उससे गायब है। तो उसके फैसलों की क्या मुझे पता था तुमने ये सवाल पूछना है, मैंने तुम्हें कहा भी था मत पूछना ये सवाल। सेठ साहब देखें, एक वज़ीर दाखिला है मुल्क का और जिम्मेदार शख्सियत है, वो जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे वो हर जगह मौजूद होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां की गई वो फ्रंट से लीड कर रहे थे 26 नवंबर के। हाँ अच्छा, लेकिन अब देखें इतने क्रूशल हालात हैं और वो 3-4 अहम मौके पे वो मौजूद ही नहीं है। ओहो, आप छोड़े ना मोहसिन नकवी को। सबसे पहला सवाल इमरान खान का, उधर चलते हैं फिर आते हैं। वो कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया। अच्छा, नहीं, अब वो एक तरफ तो वो कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया, अभी भाई यू आर अ कन्विक्टेड प्रिजनर, कानून के मुताबिक आप पसंद करें इस बात को ना पसंद करें, कानून को पसंद करें या ना पसंद, बट एक डिफैक्टो पोजीशन है। आपको आपकी पार्टी को बुलाया था, आपकी पार्टी सिर्फ आप तो नहीं है ना, आपके लेफ्टिनेंट्स भी हैं, सारे हैं, तो उनको बुलाया था और वो उन्होंने पहले फैसला भी ये किया था कि हम जाएंगे। फिर क्यों नहीं गए? और अभी भी बैरिस्टर साहब
गौहर साहब कहते हैं कि मैंने तो कहा था जाना चाहिए, मेरी बात नहीं सुनी। तो अब मतलब ये है कि कुछ बातें पता चल जाती है ना इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि ये शायद ये सिर्फ ये नहीं कि वो किसी असूल के ऊपर वो नहीं आना चाह रहे, वो सपोर्ट करना ही नहीं चाह रहे आपको किसी सूरत हाल में। उनका ये ख्याल है खान साहब का कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया किसी चीज़ के ऊपर भी तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मजबूत हो जाएगी, इसकी ग्रिप और फर्म हो जाएगी। और वो तो सारी जो उनकी पॉलिसी है खान साहब की वो तो यही है किसी तरीके से इनकी ग्रिप कमज़ोर की जाए ताकि खान साहब की री एंट्री हो सके। तो उनका तो और इसीलिए वो ही उनका और है, हाँ इसीलिए हाँ, तो इसलिए वो तो देखे ना, जब वो रेमिटेंसेस कहते हैं ना भेजो, जब वो IMF को कहते हैं पैसे ना दो, बैंकरप्ट होने दो, तो जाहिर है ही इज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ नॉट द कंट्री। तो ही डजंट वांट टू बेल द कंट्री आउट और द एस्टैब्लिशमेंट आउट। अब बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते इस पॉलिसी के साथ, मगर उनका ये फैसला है कि जी आई हैव बीन रॉन्ग्ड, तो मैं इनको तकड़ा नहीं होने दूंगा, आई कीप इरोडिंग द लेजिटिमेसी। तो अब वो एक पॉलिसी इख्तियार की हुई है खान साहब ने। तो इनको पता था कि ये अगर आ गए तो इन्होंने आके गन भी डालना है और भी वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने हैं। अभी कम से कम एक स्मूथली तो कर ही लिया ना, मैसेज तो दे ही दी ना ये गवर्नमेंट को, कमेटी कि भाई अब आपको कानून साजी करें, जो कानून हमें चाहिए। वो भी नहीं अभी हो रहा, वहाँ भी बड़ी रेजिस्टेंस है। पीपल्स पार्टी नहीं मानती बहुत सी बातें, कुछ बातें नून लीग वाले कुछ ऐसे लोग हैं डिसिडेंट समझ नहीं मानते, कहते हैं नहीं हमारा सारा एजेंडा ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तनकीद थी एक तरफ कि भाई हम तो करने के लिए तैयार हैं, बंदे हमारे मारे जा रहे हैं, मगर आप लोग जो हुकूमत कर रहे हैं आप लोगों में इत्तेफाक नहीं है हाउ टू सपोर्ट अस ऑन दिस इशू A and B, जो हमें कानून चाहिए, जो बैकिंग चाहिए आप दे नहीं रहे हैं हमें। तो इन अ सेंस इन्होंने शिफ्ट कर दिया है टू गैप्स इन गवर्नमेंट विच मीन्स द लॉज, हाँ गवर्नेंस के। और उधर से KP वाले जो है वो तो आपको वो कहते हैं हमारी इजाज़त के बगैर आप आ कैसे सकते हैं, बिकॉज ये जो कुछ कानून होते हैं जिसके तहत फौज जाती है तो बुलाई जाती है जी, ये नहीं कि खुद चली जाए। तो ये कानून के तहत प्रोविंसेस कैन आस्क फॉर द आर्मी टू कम इन एंड क्लीन अप। तो अगर वो कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकते। हाँ, आप गवर्नर्स रूल लगा के जा सकते हैं, थ्रो द गवर्नमेंट आउट, knock out parliament and then seize the province and then the federal government can act। मगर आपको याद होगा जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये सिंध में करने की कोशिश की थी उस वक्त तो आसिफ ज़रदारी चीखा था ना, और उनके साथ काफ़ी टाइट किया था उनको रोना धोना। नवाज शरीफ के साथ सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आसिफ ज़रदारी का और नवाज शरीफ का इसी इशू के ऊपर हुआ था, जब नवाज शरीफ ने फेडरल गवर्नमेंट को इजाज़त दे दी फौज को टू कैरी आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, जिसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी टारगेट कर दिया। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रदारी साहब चीखे थे ये जर्नैल ये वो वाला जी, वो इंट से इंट बचाने वाली बात, चौधरी निसार अली खान साहब के दौर। तो इस किस्म की चीज़ें थी। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, पर उनकी मजबूरी है कि एक पार्टी जो है वो नहीं इत्तेफाक करती, पीपल्स पार्टी उनके साथ पूरा इत्तेफाक नहीं करती बहुत सी चीज़ों के जी। और ऊपर से जो पार्टनर्स हैं मैंगल वैंगल वो भी नहीं आए जी, मेन स्टेक होल्डर्स इन दोनों सूबों में वो नहीं आए। BNP मैंगल भी नहीं आई और ना ही ये महमूद अचकज़ई साहब उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और ना ही इधर KP में हम देखते हैं कि PTI की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अगर आप उनका पास देखें वो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे या CM KP ना? सबसे मुश्किल काम अली अमीन गंडापुर का, एक तरफ है PTI और खान साहब, दूसरी तरफ है उन्होंने प्रोविंस चलानी है और वो किसी सूरत में अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। कौन छोड़ना चाहेगा? तो गंडापुर साहब जो है ना वो गेम खेलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी फ्लिप कभी फ्लॉप। बड़ी मुश्किल गेम है उनके लिए। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखना या नाराज़ ना होने देना, गवर्नमेंट को खुश रखना या नाराज़ ना होने देना, खान साहब को खुश रखना या नाराज़ ना होने देना। खान साहब एक बात कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट दूसरी बात कहती है, गवर्नमेंट तीसरी बात कहती है। कभी वो आते हैं कभी वो जाते हैं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे होते हैं तो वो अंग्रेज़ी का मुहावरा इज़ ऑल शुगर एंड हनी, हाँ जी, शीरो शक्कर, हाँ शीरो शक्कर। और जब वो वापस KP पहुँचते हैं तो गरजना शुरू हो जाता था कि खान को आवाज़ ये वाली आवाज़ आए वो वाली आवाज़ ना आए। इसीलिए वो नाराज़ हो जाते हैं जब तस्वीर छप जाती है कि बड़े आराम से बैठे हुए वहाँ, वो खान को दिखाते हैं जाके लोग, यार देखो जी गंडापुर की करदा पे बड़ा खुश बैठे होते हैं, तो लड़ता नहीं है जी। तो गंडापुर इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, लेकिन उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए वो ये कि गुड तालिबान बैड तालिबान बन गए पॉलिसीज की वजह से। हाँ, आप देखें ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा ये जो उन्होंने डिस्टिंक्शन की है, यही खान साहब करते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान। मगर माजरत के साथ यही उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी यही करती थी, गुड तालिबान बैड तालिबान। इसीलिए तो वो डील्स हुई थी
कि हमने डील्स गुड तालिबान के साथ किए। 2014 से लेके 2018 तक डील्स ही डील्स है, 14 डील्स हैं। जरदारी साहब भी प्रेसिडेंसी के दौरान भी डील्स होती रही। अच्छा। तो वो डील्स यही थी ना, गुड तालिबान के साथ और बैड तालिबान। तो अब वही इस मसला बन गया। अब ये कह रहे हैं गुड तालिबान बैड बन गए हैं और उसकी वजह से पता क्या इसका मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिन लोगों को खान साहब की हुकूमत ने बसाया था वो गुड तालिबान, वो गुड थे। हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद सारे गुड थे जी। अब वो बैड हो गए हैं और उन्होंने बनू कैंट अटैक किया और डेलीगेशन 2 महीने से उसके TORs भेजे हुए फेडरल गवर्नमेंट को, जवाब नहीं आ रहा। हाँ, ये भी तो उनकी कंप्लेंट है ना जी। और ऊपर से ये कहते हैं जी आप ना जाएं वहाँ मुज़ाकरात करने के लिए, हम जाएंगे। ये कहते हैं कि जी तुम जाओगे, तुम तो वही कर रहे हो जो पहले किया था। तुम फिर ये गुड बैड शुरू कर दोगे, सारे तालिबान है बैड। अगर वो तालिबान ही है तो वो तालिबानिज्म इज बैड। तो अब वो गुड बैड वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको वापस पाकिस्तान ले आते हैं, यहाँ उनको बैठा देते हैं, उनको पैसे वैसे देते हैं, उनको कारोबार शुरू करा देते हैं, इस तरीके से न्यूट्रलाइज होंगे। अच्छा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है अरे भाई नहीं, ये आपने करके देख लिया। हमने 2014 से 2008 से हम करते करते आ रहे हैं, फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ा, फिर शुरू किया, फिर करना पड़ा। ये एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है। ये आपसे सेटलमेंट भी कर लेते हैं और फिर मुकर जाते हैं और फिर पैसे लेके भाग जाते हैं। इन्होंने करना वही है जो ये करते हैं, जो लड़ना झगड़ना। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शन। अच्छा। ये सियासतदान हमेशा यही चाहते हैं कि नेगोशिएशन के जरिए लेन देन के जरिए किए जाए। ये सियासतदान तो कर लेते हैं ना लेन देन, ये तो खा पी लेते हैं जी, तुझे यह ले लो तो यह ले लेने हैं, ठीक है, तुम इतने बह जाओ तो इतने चले कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे। मगर जो आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट होता है वो तो नहीं करता लेन देन, वो तो लेके फिर वही करता है जो उससे करना होता है। ही डजंट डू दिस फॉर मनी, ही इज डूइंग इट फॉर एन आइडियोलॉजी। तो ये इसीलिए पहले यही इनका भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही मौक़िफ़ था कि गुड एंड बैड, पैसे दे के दो, सेटल करो, डील कर लो, डीरेडिकलाइज करो। वो हुआ नहीं ना, चला नहीं वो। एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पता नहीं कितनी डील्स हुई मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, सारे मुकर गए, ले के भाग गए। तो फैसला, अच्छा उस फैसले की तरफ आने से पहले मेरा एक सवाल का बाकी हिस्सा नवाज शरीफ साहब की। अच्छा देखो, आई न्यू यूड से दैट। अच्छा अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कहूँ मुझे पता नहीं है तो आप कहेंगे ले की गल है। नहीं ऐसे तो हो नहीं आप सकता। exactly. आपको हो सकता है ना, पता चिड़िया को पता होगा। वही ना, आई न्यू यूड से दैट। तो इसलिए फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ जाहिर है, हर कोई पूछ रहा है, आपको पता होगा। अच्छा मैं सुन रहा हूँ कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं। हाँ जी, हर जगह ख्वाजा आसिफ भी यही रिपोर्ट करते पाए गए। मैंने पढ़ा भी है कहीं जी। मेरी कोई राब्ता नहीं मियाँ साहब से। अच्छा, तो फिर मैं कैसे जवाब दूँ इसका? अब वो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अब मियाँ साहब नहीं गए। इस ब्रीफिंग के दो हिस्से थे। एक तो यही था कि जी गैप्स इन गवर्नेंस एंड लॉ नहीं है इंटरनल जी। आपको याद होगा कि DG ISPR ने बात की थी न्यू रूल्स इन एंड आउट जी, याद है आपको? रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए, रूल्स ऑफ गेम इनसाइड एंड आउटसाइड जी। तो यहाँ बातें होनी थी दोनों चीज़ों की, होनी थी ना, इनसाइड एंड आउटसाइड, और हुई भी। इनसाइड की बात तो मैंने कर ली, आउटसाइड की बात नहीं हुई, मैंने नहीं की, पर वहाँ तो हुई होगी ना जी जी, ठीक है। क्या हुई होगी? वो अगला सवाल था मेरा। तो वो ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दिया उसका। अफगानिस्तान में कार्रवाई होगी। अच्छा, अब वो अफगानिस्तान में जो कार्रवाई होनी है, हमेशा अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई होनी है तो इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया ना हिंदुस्तान के ऊपर, ओपनली लगा दिया ना कि इंडिया इज़ बिहाइंड दिस, ये कहा है ना जी रॉ। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे जी। कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। ठीक हो सकता है, जाहिर है मोड़ आते हैं ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, तारीख में आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा। जब हिंदुस्तान ने अगस्त ऑफ 2019 में कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जी, तो क्या हुआ था पाकिस्तान में? सबसे पहले एज सून एज द न्यूज़ केम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन सुबह 11 बजे, 1 बजे के करीब ख़त्म हुई वो। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सेशन था कि अब पार्लियामेंट ने भी फैसला करना,
और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और तवक्को ये की जा रही थी कि अब इमरान खान साहब आएंगे। उससे एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम था। अच्छा। मुझे शायद आप थे या कौन था, मुझे पूछा गया कि जी क्या होगा, अब पाकिस्तान क्या करेगा। तो मैंने कहा जी वो पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले होगी और पार्लियामेंट के अंदर सेशन बाद में होगा। वो क्यों? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या लाइन लेती है। जो लाइन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लेगी वही फिर प्राइम मिनिस्टर जाके टो करेंगे वहाँ, इशारा मिल जाएगा इस तरीके से जाना है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि ये जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान में ये क्या है, ये तो पहले ही हम नहीं तस्लीम करते 370 को। आर्टिकल 370 हम तो कानूनी तौर पे मानते ही नहीं है ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। हम तो कहते हैं ये तो प्लेबिसिट करो और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन करो। तो हमें इससे इतना क्या, व्हाट्स द बिग डील। लुबे लबाब में कर रहा हूँ। उन्होंने उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की, बिकॉज उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि अब हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है, इकोनॉमिक रिवाइवल करनी है, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना। आपको पता है उससे पहले जिहादवाद भी थोड़ी बहुत बंद हो गई थी। पार्लियामेंट में जब इमरान खान साहब पहुंचे तो उन्होंने तो पै गया इंडिया नो। अच्छा। उन्होंने लाइन ही दूसरी ली। उसके बाद खान साहब जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो एम्बेसडर्स भी विड्रॉ कर रहे हैं और तजारत भी बंद कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत तजारत होने जा रही थी। अच्छा। तो ये बिल्कुल इट वाज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड एट दैट टाइम। दे डिडंट वांट दिस टू बी अ बिग इशू। वो चाह रहे थे कि कुछ बात आगे इंडिया के साथ बढ़े। वी कांट फाइट ऑन सो मेनी फ्रंट्स। तो वो टैक्टिकली वो चाह रहे थे कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो और ये जो LOC है इसको ज़रा सॉफ्ट कर दिया जाए, बिकॉज आपको पता है उसी वक्त वो सीज़ फायर भी उन्होंने नेगोशिएट की थी। खान साहब ने गन डाल दिया। अच्छा, तो व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट दिस? आई एम टेलिंग यू बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक। नाउ आज यू आर अक्यूजिंग इंडिया। जी, टेररिज्म के लिए एक्यूज कर रहे हैं आप। BLA और TTP की सरपरस्ती इंडिया करा। कल को अंडर सम अमेरिकन प्रेशर या कोई और प्रेशर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़े इंडिया को, तो मिलिटरीली तो आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ख़तरा ये है कि अगर आप अफ़गानिस्तान में कोई मेजर ऑफेंसिव करते हैं तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज़ द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें। आज एक मजमून छपा है इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, आपने भी शायद पढ़ा होगा, द प्रिंट के अंदर। उनमें परवीन सवानी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिपोर्टर है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट्स के ऊपर जंग करना बहुत मुश्किल है, एक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर और एक इस तरफ LOC में। और इतना बलूचिस्तान का इलाका कश्मीर से 4 गुना ज़्यादा है जी। कश्मीर को इंडिया की फ़ौज 500,000 ट्रूप्स प्लस 200,000 लोकल पुलिस एंड अदर्स, 700,000 लोगों को टू कंट्रोल कश्मीर। जी, जेल है वो, इंसानी जेल बहुत बड़ी। ठीक है, और उसके पीछे 7 इत्तेफाक है, किसी ने वहाँ कोई नहीं चैलेंज कर रहा उसको। सो व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज कि दे मेक कम अ टाइम, आई थिंक कि दे मेक कम अ टाइम कि आपको शायद नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़े टू डिफ्यूज टेंशंस विद इंडिया। तो इसीलिए वो इससे बाहर रहे। मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछता तो मैं एडवाइस इसी किस्म की देता कि एक बंदा पीछे से रख लो, जरा कल जरूरत पै जाए कि वो सॉफ्ट लाइन लेके तो जो मरम पट्टी थोड़ी करने वास्ते हुए। इमरान खान तो उल्टा चलता। वेरी राइट। तो और बड़ी मैं आखिरी वक्त अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है, उन्होंने कहा मैं तो 2 दफ़ा मैंने तो हाथ बटाया था, मैं तो पाकिस्तान चला गया था, मैं तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट भी किया था, उसके बाद मैं खुद पाकिस्तान चला गया और उसके बाद देखो क्या इन्होंने किया जी। ठीक, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ कैन बी ए पीस बिल्डर इफ़ द सिचुएशन रिक्वायर्स कि वॉर से हट के पीस की तरफ जाना है, तो एक ही बंदा है इस मुल्क में जो वो काम कर सकता है। उसने मेरी के साथ वाजपेयी के साथ किया था और अब भी अगर वक्त आया
तो ही इज़ द ओनली वन हु कैन डिफ्यूज द सिचुएशन। ठीक तो है। मेरा ख्याल है मियाँ साहब नहीं गए, हाँ। उनको सेविंग हिम फॉर अनदर टाइम, अनदर ओकेजन। दैट्स माय असेसमेंट। हाँ, लेकिन ये ऐसी असेसमेंट है जो वाकई दूरअंदेशी की हामिल है। सेठ साहब ने भी टेलीस्कोप लगा के बताया, और ये टेलीस्कोप भी हबल से कम नहीं है, कि क्यों शरीक नहीं हुए नवाज शरीफ साहब। और वज़ीर दाखिला की जो बात है वो तो सेठ साहब ने चुरा के गोल करके रख दी। लेकिन हम फिर चले मैं कह देता हूँ यार, अगर टाइम है तो अगली बारी कहना तो कह देना। ब्रेक के बाद आते रहो। शो में साथ देने का शुक्रिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, और उससे एक बार फिर बड़ी उम्मीद है। कुछ लोग तो 1971 की भी मिसाल देते हुए पाए गए कि उस वक्त अयूब खान साहब के खिलाफ सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, लेकिन इंडिया ने अटैक किया तो क्या हुआ उसके बाद। और फिर APS की मिसाल देते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सका। मेरा सवाल, मैं फिर वापस उसी जगह पर जाऊँगी। चले, इमरान खान साहब नहीं थे, नवाज शरीफ साहब बावजूद नहीं आ सके, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिनके ऊपर सारी दाखिला की वो उनके बारे में तो बड़ा क्लियर है कि वो बीमार रहे हैं, यही कह रहे हैं कि ही वाज नॉट वेल। अच्छा, हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं, तो ऐसा ही है? नहीं, मतलब है कि आपने माजी में 3-4 बार बताया कि भाई अगर बीमार हो जाते हैं लोग जब मंजर आम पर ना आना हो तो। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ आधी बीमारी शायद इसी किस्म की है। तो क्या निकलेगा? मैंने ये भी सुना है कि वो दुबई में भी जाके चक्कर, जी दुबई में ये इतलात है, गए आए हैं। ये वन लाइनर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद हर अखबार में छापा गया कि वो दुबई में मौजूद है लालत की वजह से। हाँ। ये ब्लॉगर्स ने भी बताया। हाँ। कहलवाया गया तो है। अब ठीक है, अगर वो बीमार थे तो दुबई चले गए, दुबई से आ गए हैं, फिर अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। बट आई थिंक जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जी 3-4 बड़े ऐसे वक्त था जब के इनको होना चाहिए था, नज़र आना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है शायद फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं वो, यही हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो इंतज़ार में होंगे कि अगर इंटीरियर छोड़नी है तो अब क्या जाने का फ़ायदा। अब उन्होंने खटक साहब को तो ले ही आए हैं, और तलाल चौधरी साहब को। तलाल चौधरी साहब तो खैर इनके अंडर थे जी। तो खटक इज टेक्निकली क्लोज टू द अदर्स। तो अब ये है कि ये हो सकता है कि खबरें आ जाए आगे आपको कि नकवी साहब इंटीरियर छोड़ रहे हैं, कुछ उनकी सेहत का मसला है, और शायद कुछ और मिनिस्ट्री में मिल रही है उनको। इट इज़ पॉसिबल। हाँ, वो यूँ ना लगे कि दबाव की वजह से, यूँ ना लगे कि पीपल आर नॉट हैप्पी, बिकॉज फ्रेंकली हैप्पी और नॉट हैप्पी का तो इशू ही नहीं है। इंटीरियर तो चलाते ही वो लोग हैं। जी जी, ठीक है ना। हम असी अखा शक्का मारे कर कौन चलाता है ओ उन तो एंजी करांगे और औरत से की करिए आप ऐसे करके। तो घाटे का सौदा तो नहीं मोहसिन साहब करेंगे। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ही इज वेरी क्लोज टू people who matter and I think he's done a good job. अभी भी अगर आप मेरे से थोड़ी बहुत और मुझे खरीदेंगे तो मैं शायद आपको बता भी दूं कि वो क्या करने गए थे वहाँ दुबई। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है वो कल के लिए रखते हैं। नहीं थोड़ी सस्पेंस। नहीं, आप कल मौजू क्या पता मिले ना मिले और फिर बात आज नहीं बताऊंगा आपको। चले हल्का सा इशारा दे। वहाँ बड़े लोग हैं जिनको मिलना जरूरी होता है। बस अब बस करो। अच्छा, गाड़ी बस ओके, वो तो तरदीद भी करवाई गई थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो पहुंच गए थे ना। हाँ, ठीक है। चले, द पीपल हु मैटर, जब बात ये हो रही है तो आर्मी चीफ ने इस जो इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, सॉफ्ट स्टेट बनने से गुजारा नहीं। मेरा इस मामले में सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान कब था सॉफ्ट स्टेट? नहीं, एक्चुअली कुछ कन्फ्यूजन हो रही है बिटवीन अ हार्ड कंट्री एंड अ हार्ड स्टेट। हाँ। एक बरतानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी थी 10 साल पहले। इट्स कॉल्ड पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। अच्छा। हार्ड कंट्री से मुराद सख्त किस्म के हालात हैं इस मुल्क के अंदर। हर जगह पे सख्ती है, तंगी है, और तंग नजरिया है, हर किस्म की हार्डनेस है, रिजिडिटी है, स्टबर्ननेस है, स्टेटस को है, कॉन्फ्लिक्ट है। हार्ड कंट्री टू गवर्न, हार्ड कंट्री टू लिव इन, हार्ड कंट्री फॉर एवरीथिंग। चीफ साहब ने जो फ़र्क किया है कि वी आर अ सॉफ्ट कंट्री बट वी वांट टू बी अ हार्ड कंट्री। एक्चुअली वी आर अ हार्ड कंट्री। एनाटोल लीवन उनका नाम था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट का। ही इज़ राइट, वी आर अ हार्ड कंट्री। What I think the chief is talking about is a hard state versus a soft state. जी. Hard states are states
जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से हट के ऑपरेट करती हैं। अच्छा। सॉफ्ट स्टेट्स उनको कहा जाता है जहाँ बड़े इंडिविजुअल राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स होते हैं, जहाँ बहुत सी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जहाँ बहुत सी ऑटोनॉमी होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, ठीक, एंड बहुत सी हारमनी होती है, पीपल वर्क इन हारमनी। उनका ये कहना है कि जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रहे हैं, वी नीड टू बी हार्ड, वी कांट अफोर्ड टू बी सॉफ्ट। ये इसका इशारा वही है, गैप्स इन गवर्नेंस। हमें ये कानून चाहिए, ठीक, हमें ये फॉर्मुलेशन चाहिए, हमें ये सपोर्ट चाहिए एंड सो ऑन। हमें ये तो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट एक्शन, जो कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए ऑफ एक्शन। लाइक एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज़ इंडियन स्टेट इन कश्मीर। अब वो कहते हैं कि हमारा भी सिचुएशन केपी में terrorism and Balochistan terrorism, we need the same sort of blanket rights. अब वो blanket rights जो है in a democratic setup, it's not easy. मगर अगर आपकी 70% की मेजॉरिटी हो एज इन इंडिया बीजेपी, तो आप कानून ही चेंज कर देते हैं। यहाँ तो आप कानून चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ वो पीटीआई बैठी है, किसी किस्म का मेजर कानून नहीं चेंज होने देती, और फिर जुडिशरी बैठी है जो कि जिसकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ थी, जिसने आपको मेजर कानून ही नहीं चेंज करने दिए। यही हुआ है ना, वो जो मिलिट्री कोर्ट्स ये वो वारा वारा, जुडिशरी वाज एन ऑब्स्टिकल एंड पीटीआई इज एन ऑब्स्टिकल, दे वोंट एग्री टू एनीथिंग। So even if this government wants to give certain rights to make the state a hard state, तो वो तो मिल नहीं रही है उनको। तो ये कंप्लेंट है कि we want more powers to deal with the problems of terrorism. वो पावर्स आप हमें नहीं दे रहे, आप हमारी तनकीद करते हैं। हर अखबार, लिबरल अखबार जो है, जो बंदा उठता है वो कहता है डिसअपेयर्ड। वो कहते हैं हमें, मैंने भी बताया, कानून दे दे, हम कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया करेंगे, फिर तफ्तीश करेंगे। वो अपने रूटीन के तहत उनकी बेलें होंगी या उनकी अदालत में हाजिरियाँ होंगी या जुडिशल रिमांड्स होंगे। वो तो कहते हैं ना कि 3 महीने के लिए कम अज़ कम हम ले जाएं, जिसको कोई जुडिशल रिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं। यही कानून इंडिया में है इन देयर सिक्योरिटी एरियाज। अब दे वांट एंड दे से इंडिया इज़ अ हार्ड स्टेट, बीजेपी इज़ अ हार्ड स्टेट। जो इंडिया जो कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने they carry out, their intelligence agencies carry out assassinations of political opponents outside and inside India. हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है। So you know, इस किस्म के बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें कह रहे हैं टेररिज्म को लड़ें, and you tied our hands behind our backs. Right. कैसे हमारे हाथ खोले, हमें लड़ने दें। मगर हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि सियासतदानों के और इंटर प्रोविंशियल कि वो प्रॉब्लम है कि वो हम नहीं राइट्स देते उनको, हम कहते हैं हम खुद कर लेंगे, हमसे होता भी नहीं है। अब या तो होता ना कि केपी गवर्नमेंट इज बीन इन पावर सिंस व्हेन, कि 3rd टर्म चल रही है इनकी, 3rd टर्म ऐसे ही है ना। तो क्या वहाँ तो सबसे ज़्यादा टेररिज्म हो रही है? व्हाई कांट दे द प्रोविंस डेल्ट विद दिस? नहीं किया। अब वो तू मैं चलती है कि आपने नहीं करने दिया, ब्लेम गेम चलती है, आपने ये किया। बट बेसिकली पॉलिसीज के ऊपर भी फर्क पड़ा। उस वक्त जो पीटीआई की पॉलिसी थी वाज अ स्टेट पॉलिसी आल्सो, कि इनको प्यार मोहब्बत से डील किया जाए, पैसे वैसे दिए जाएं, रखा जाए, यू नो प्लेकेट किया जाए, मगर वो नहीं चली। अब ये कहते हैं वो नहीं चली, नाउ वी हैव टू बी टफ, मगर पीटीआई गवर्नमेंट नहीं टफ होने दे रही इनको। तो कहते हम खुद करेंगे, वो कहते तुसी तो और मरवा दोगे, और आपने किया ना पीटीआई ने, और अब इसीलिए तो उसका हवाला दिया उन्होंने कि जी हमारे यहाँ भी थे ऐसे लोग और उनको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दैट वाज डायरेक्ट। ठीक है, तो एनालिसिस ये कि हर कोई अपनी अपनी स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और स्पेस की पा रही, जिसकी वजह से मसला हल नहीं हो पा रहा। फवाद चौधरी साहब नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं एक बार फिर, और इसके अलावा वो आसिफ अली जरदारी साहब को एक मशवरा दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। सारे मसले का हल फवाद चौधरी साहब के पास है। वो आसिफ अली जरदारी साहब को ये हल बता रहे हैं, मुफ्त मशवरा, इतना कीमती। वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें मौलाना को बुलाएं, इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, नया वज़ीर आज़म आए और मसला हल। मतलब ये है कि इमरान खान को जेल से निकाल के आज़ाद कर दिया जाए। जी। अच्छा, वैसे पैरोल पे निकालने की मशवरा आया था, करना नहीं चाहिए था ऐसे? इमरान खान साहब को पैरोल के लिए ले आते हैं नेशनल सिक्योरिटी के खाता पैरोल दा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, टेररिज्म का मसला, पैरोल पे रिहा कर देते। 3-4 घंटे की बात थी। इमरान इज दैट वाज आल्सो एन एक्सक्यूज। बेसिकली द पोजीशन इज पीटीआई की कि हमें इमरान खान को रिहा किया जाए। ये तो हमें शोशा छोड़ा था इसने
सलमान राजा ने, परोल कर दो। परोल किस वास्ते परोल कर दो? अगर उनका मौक़िफ़ ही ये है कि हमने नहीं हिस्सा लेना, उनकी तो एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है। खान ने जो बातें की, वो कहते हैं काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं हो सकता ये सब, तो उसका वही यही उसने वहाँ कहना है जी। तो ये तो अब नहीं ना मानते। और 1971 ये तो कहते हैं कि अब हमने खुद काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है। कोई डिफेंस मिनिस्टर कह रहा तो रह क्या गया, तो इन सेंस डिसीजन तो हो गई है ना। तो ये तो एक्चुअली वो सही कहता है गंडापुर कि बुलाया था मोहर लगवाने के लिए, प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन थी कि ओके करें, तो इन्होंने पीटीआई ने तो ओके नहीं करने। इन्होंने ये मौका एक और एक्सप्लॉयटेशन का, एक और प्रोपेगेंडा के लिए इनको मौका मिल जाना था अपोज करने का। तो आई थिंक लेकिन सियासी स्पेस ले सकती थी पीटीआई अगर आ जाती इसमें। नहीं, क्या सियासी स्पेस लेती? आपके ख्याल में ये बायकॉट करके फिर पीटीआई ने अच्छा फैसला किया? नहीं, मैं नहीं ये कहता कि अच्छा किया या बुरा किया। आई थिंक इस किस्म के मौके पे मुल्क को आवाम को, कौम को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट भी है कि मसला क्या है, उसका हल क्या है। अगर दोनों में इत्तेफाक नहीं है तो फिर कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? पीटीआई का पहले दिन से इमरान खान का मौका फ़र्क रहा है। याद नहीं है कि ये जा रहा था तालिबान के साथ, पूरे जलसे लेके जाता था तालिबान के साथ, फिर इनको कहा जाता था कि रास्ते में अटैक हो जाएगी, मत जाओ। याद नहीं है वो दिन? तो ही वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ डील्स। बट वो तो गुलामी की जंजीरें तोड़ देने का बयान भी इमरान खान साहब से मंसूब किया जाता है रिगार्डिंग तालिबान अफगानिस्तान। एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो फिर कहते हैं आके कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, फिर कहते हैं कि अमेरिका मुझे जेल निकाले, मेरे तो दोस्त है। तो यू नो खान साहब इज, अब मैं क्या कहूँ। तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मशवरा ये फवाद चौधरी साहब का कि आसिफ अली जरदारी साहब सबको बिठा ले, ड्रामा है ये सारा। अच्छा, तो सलमान अकरम राजा साहब अब ये कह रहे हैं कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं ईद के बाद, जिसमें हम नवाज शरीफ साहब को दावत देने के बारे में सोचेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जाने का फैसला फिर मुशावरत से करेंगे। नहीं जाएगा नवाज। अच्छा, ठीक। अगर मियाँ साहब ये समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा स्टंट है, कोई इसमें सिंसेरिटी नहीं है, नंबर लगाए जा रहे हैं, अच्छा, तो जाहिर है ही विल नॉट डू इट। व्हाई शुड ही? याद हो ना कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें, एक एतमाद बिल्ड हो बिटवीन दी टू साइड्स। वो तो मौलाना और इमरान के दरमियान नहीं हो रहा है, तो इमरान और नवाज के साथ होगा। वो तो फिर भी देर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑन मैनी इश्यूज। हर रोज़ बात होती है इकट्ठे हो जाएं, ये कर दें, वो कर दें। मौलाना कहता है मैं एग्री करता हूँ मगर मैं अलग करूँगा। तो क्या ये आपका ख्याल है कि इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब उठ के जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटिशियंस डोंट डू दैट। या तो बिहाइंड द सीन्स पहले कुछ तय हो जाए, जब तय हो जाता है कुछ तो फिर मिलते हैं जाके। ऐसे नहीं उठ के जनाब पहुँच जाना होते फिर बेइज्जती करवा लेना, ऐसे नहीं होता। ठीक। अच्छा, क्या ऑपोजिशन बुला सकती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, या माजी में ऐसी मिसाल है ऑपोजिशन बैठी हो? वो तो हुकूमत के खिलाफ तहरीकों के लिए ही बैठी है। हाँ, ऐसी होता है। लेकिन टेररिज्म के मामले पे ऑपोजिशन आमतौर पर यही होता है, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो बाकी सारी बाहर जमातें बैठी होती हैं उनको बुलाया जाता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। भुट्टो साहब के खिलाफ भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ। एंड सो ये होता है, यू गेट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर एंड यू कॉल इट एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नौ सितारा इत्तेहाद, इस तरह के बड़े अलायंसेस बनते हैं, लेकिन नॉट ऑन टेररिज्म। आई डोंट रिमेंबर, मगर एक प्लेटफॉर्म बना था वो जब ये तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना था स्वात में, और उसके बाद APS के बाद। ठीक। अच्छा सिर साहब, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला हो चुका है तो आपके ख्याल में इसका रिजल्ट क्या होगा? आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड। मैं नहीं आपको कह सकता कि क्या फ़ैसला होगा, किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब तक पता नहीं चलेगा आपको कि क्या ड्राइंग मैप क्या बनाया है, किस तरीके से इसको डील करेंगे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से पहले जो पिछला प्रोग्राम था, आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम्स किस किस्म के हैं यहाँ। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बॉर्डर्स, एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले हैं आपके लिए। सो यू नो, ये 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था। क्या था वो ये था कि हमने अपने सोल्जर्स को सिविलियन क्लोज बना के, मुजाहिदीन बना के कश्मीर में भेज दिया था, और वहाँ कहा था जाके लोगों को उकसाओ और रेबेलियन क्रिएट करो। ये कुछ हद तक कामयाब हो गए। इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने धमकी दी कि अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे इनको तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वॉर डिक्लेयर करेंगे। इवेंचुअली यही हुआ, उन्होंने
उसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर क्रॉस कर दिया। सो वॉर वाज डिक्लेयर्ड। ये वही वाकया है जबकि वो लाहौर आना चाह रहे थे, बातें हो रही थी कि जिमखाना में बैठ के छोटा पैक विस्की का पियेंगे, और दे वर ऑलमोस्ट देयर एंड देन दे वर स्टॉप। उनका वो डर गए कि पता नहीं रुकावट नहीं आ रही, शायद कोई ट्रैप तो नहीं है, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी फोर्स जो एडवांस में थी वो रोक ली। उतनी देर में हमने अपनी फोर्सेस इकट्ठे करके लाहौर को डिफेंड कर लिया। तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। कारगिल में भी यही हुआ। इनका ख्याल था कि हम ले लेंगे, इंडिया क्या करेगा, वो उतार नहीं सकेगा तो हमारा हो जाएगा। ठीक, मगर हुआ क्या, इंडिया ने यही धमकी दी कि फिर हम दूसरा बॉर्डर खोल देंगे। फिर ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को वाजपेयी ने कहा हम कर देंगे। फिर ये मसला हल हुआ, नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा अमेरिका मुशर्रफ के कहने के ऊपर, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आप विड्रॉ करें, नहीं तो इंडिया जो है खोल देगा। बिग वॉर एंड देन वी विल नॉट सपोर्ट यू, देन वी हैड टू रिट्रीट। तो गलत कैलकुलेशन थी अबाउट द इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग लाइक दिस। अभी भी जो कुछ ये करेंगे दे हैव टू डू देयर होमवर्क। जैसे वॉर गेमिंग नहीं कहते, दे हैव टू से कि अगर हम ये करेंगे तो दूसरा ये कर सकता है, अगर हम ये करेंगे तो दूसरा ये कर सकता है, और अगर जो वो दूसरा करता है क्या उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर वो दूसरे के साथ तीसरा को मिल जाता है तो उसकी भी हैंडल करनी। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस गेम एंड दे हैव टू डू द वॉर गेमिंग ऑन दिस। ये इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। और ये वो जो इंडिया ने किया था ना कि जी 2 जेट भेज दिए और वो आके कश्मीर में कहीं 2 बम फेंक के भाग गए, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक, ओ जी हमने स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये वो खाता नहीं है। वो तो सिर्फ एक टिट फॉर टैट था कि हम कर सकते हैं, अपनी आवाम को दिखाना था कि हम भी बड़े हैं। ये वो मामला नहीं है। यहाँ यू जेन्युइनली हैव टू डू समथिंग। तो ये तो नहीं है कि एक दफा जाएंगे और ठा करके आ जाएंगे। दिस हैज टू बी अ थॉट आउट प्लान, बिकॉज द प्लान इज टू डिग्रेड the BLA and the TTP and the TTP। तो वो तो it's a long drawn out thing। सारा प्लान जो है, हाँ, ये तो रातों रात नहीं बनेगा ये, और ये कभी नहीं बनेगा जब तक घर में आप पहले अमन नहीं लाएंगे और सबको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। नहीं तो PTI आपके गला घूमने को फिरेगी। वो तो ऑलरेडी आपके पीछे पड़े हुए हैं। बेशुमार चैलेंजेस और बहुत पेचीदा सूरत हाल, लेकिन अगर इस तरह का कोई फैसला हो चुका है तो उसकी मुकम्मल पिक्चर सामने आना बाकी है, और उसके आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स को भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल इस बारे में कोई हो, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।